हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो ये हमारी बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज नंबर 6, जिसमें हम लोग बात करने वाले किस तरीके से हम लोग एक्सेल में सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे कार्य करने जाते हैं और वहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि आपको सैलरी शीट तैयार करना है, तो आप लोग वहाँ पे किस तरीके से सैलरी शीट तैयार करेंगे और वहाँ पे आपको किन किन फंक्शन और फार्मूलाज की जरूरत होगी जिससे आप वहाँ पे एक प्रोफेशनल सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल सैलरी शीट तैयार करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेटा को समझ लेते हैं। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से सैलरी शीट तैयार करना हो, जिसमें आपको सीरियल नंबर डालना होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय के नेम डालना होगा, डेजिग्नेशन और स्टेटस हर जगह नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ले लिया हूँ ताकि अगर आपको कभी स्टेटस की जरूरत हो तो आप वहाँ पे स्टेटस भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे फिक्स्ड बेसिस है, यानी कि जो सैलरी आपको मंथली दी जाएगी वो यहाँ पे लिखी गई है। देन यहाँ पे प्रेजेंटिंग डेज है। देखिए, मैं आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप वहाँ पे अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग यही देखेंगे। मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर रखा है। अगर आपको भी प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट तैयार करना सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे ओवर टाइम, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉई है कितने घंटे यहाँ पे ओवर टाइम वर्क किया है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे किस प्रकार से डेटा को तैयार कर रखा है। बाकी और भी आगे चीजें हैं जिनको धीरे धीरे करके हम लोग सभी को समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिक सैलरी निकालेंगे। तो देखिए, जो आप बचपन में कैलकुलेशन किए होंगे सेम वही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर भी करना है। जैसे आपको यहाँ पे प्रेजेंटिंग डेज दिया गया है और यहाँ पे ओवर टाइम दिया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डेज की फॉर्म में है प्रेजेंटिंग डेज, और यहाँ पे ये ओवर टाइम हावर्स के फॉर्म में है। तो आपको सबसे पहले इन सभी को एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, इक्वल करेंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट मैंने क्यों ओपन करा अभी मैं आपको बताता हूँ। देन इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड बेसिस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखिए, ये हमारी जो सैलरी है ये हमारी मंथली सैलरी, यानी कि मंथ में अगर 30 डेज है तो वहाँ पे मंथली सैलरी जो है आपको 30 दिनों की इतनी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटिंग कितना है, प्रेजेंटिंग है 25 डेज। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक दिन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक दिन की हमारी सैलरी कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाई कर देंगे 30। मंथ का यहाँ पे 30 से ही डिवाइड करेंगे, 31 से डिवाइड नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं पे भी आप अगर कैलकुलेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे आप मंथ को 30 से ही डिवाइड करेंगे, चाहे वो फरवरी का वही महीना क्यों ना हो, लेकिन आपको वहाँ 30 यानी 30 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। देन इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्यों, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा ये कैलकुलेट हो, उसके बाद ही हमारा कोई और कैलकुलेशन हो, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक का साइन देंगे, जो कि हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। इसी को हम लोग मल्टीप्लाई एक्शन में बोलते हैं। देन हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ये कैलकुलेशन होगा। जैसे ये कैलकुलेशन होगा तो वहाँ पे एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। जब एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी तो हम लोग वहाँ पे 25 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेल को सिलेक्ट कर रखा है जो कि 25 दिन का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 25 दिन की सैलरी होती है वो निकल के आ जाएगी। देन हम लोग इसको एंटर कर देंगे। सबसे पहले हम लोग डेज को ही देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे 25,000 दिया है, हम लोग इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 30,000 सैलरी है, लेकिन उसने यहाँ पे 25 दिन ही काम किया है, तो इसके हिसाब से उनकी 25 दिन की सैलरी बनती है 25,000। मान लीजिए हम इसको 30 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि टोटल सैलरी जो है इनकी यहाँ पे आ गई है। लेकिन यहाँ पे 25 है तो हम लोग यहाँ पे 25 कर देंगे, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से सभी की सैलरी यहाँ पे कितने दिन उन्होंने वर्क किया है उसके हिसाब से यहाँ पे उनकी सैलरी निकल के आ गई है। देन अब हमें इसी में ओवर टाइम को भी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और प्लस का साइन दे देंगे। देखिए हम लोगों ने कैसे किया, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस फिक्स्ड बेसिस को ही हावर्स में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले आपको डेज में कन्वर्ट करना सिखाया, अब हम लोग इसको हावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और हमारी जो सैलरी है उसको सेलेक्ट कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे, डिवाइड बाई 30 कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। जब हमारी एक दिन की सैलरी निकल के आ गई तो हम लोग उसी को डिवाइड कर देंगे हावर्स से। तो एक दिन में उस कंपनी में कितने हावर्स काम होते हैं उतना आप डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ मांग चलते हैं कि उस कंपनी में 8 हावर्स वर्क होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 8 कर देंगे। देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, सबसे पहले जो यहाँ पे सैलरी है फिक्स्ड बेसिस उसको यहाँ पे 30 से यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारी एक दिन की सैलरी निकल गई। जब एक दिन की सैलरी निकल गई, एक दिन में वो 8 घंटा काम करते थे, अब हम लोग उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी कितने 1 हावर्स की सैलरी निकल के आ जाएगी। देन हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 12।
तो हम लोग ओवर टाइम को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे, तो जो इसकी सैलरी बनेगी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओवर टाइम के हिसाब से, यानी कि जितना दिन वर्क किया उसके हिसाब से, देन उन्होंने जितना ओवर टाइम वर्क किया उन सभी के हिसाब से जो उसकी सैलरी मंथली बनती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैंने कैसे कैलकुलेशन किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मैथ्स को भी थोड़ा सा भी अगर समझेंगे बारीकी से तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैंने एक डेज से कन्वर्ट किया और वहाँ पे जितनी डेज में कन्वर्ट होकर आता है एक दिन की सैलरी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 25 दिन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ पे उसकी आ गई सैलरी 25 दिन की। देन फिर से हमने प्लस करा अब हावर्स को, तो मैंने इसी बेसिस सैलरी को फिक्स्ड बेसिस को मैंने यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दिया, एक दिन की आ गई। फिर उसके बाद मैंने 8 से डिवाइड कर दिया जिससे हमारी 1 घंटे की सैलरी आ गई। देन मैंने उसको ओवर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमारी सैलरी आ गई। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पे HRA निकालेंगे। ठीक है जी, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो कि आपको हाउस रेंट अलाउंस प्रदान करती है, यानी कि आपको रहने का भी खर्चा वो देती है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए HRA निकालना होता है। तो कई कंपनीज में जो होती हैं वो अलग अलग से उनका एक डिसाइड होता है कि हम लोग उनको इतना HRA देंगे या फिर जो सुपरवाइजर है उनको इतना HRA देंगे, तो हिसाब से अपने हिसाब से उनका सेट होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे हम लोग इनको कितना देंगे। तो हम लोग यहाँ पे मैनेजर जो है, मैनेजर को हम लोग यहाँ पे 5% का HRA देंगे, तो इंटर कर देंगे। और यहाँ पे सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर को भी हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और सुपरवाइजर को हम लोग 3% का देंगे। और देन जो यहाँ पे जो तीनों हैं वर्कर पियून क्लर्क, इन लोगों को हम लोग यहाँ पे 2% का HRA देंगे। तो इसको हिसाब से हम लोग यहाँ पे HRA देने वाले हैं। तो यहाँ पे आएंगे इक्वल करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में नेस्टेड ईफ का यूज करना सिखाया था, सेम हम लोग यहाँ पे भी नेस्टेड ईफ का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ईफ करेंगे देन टैप करेंगे। अगर ये सुपरवाइजर, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर सुपरवाइजर है मैनेजर है तो हम लोग उसको हिसाब से यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे और डबल कोट में सबसे पहले हम यहाँ पे मैनेजर लिखेंगे, मैनेजर डबल कोट क्लोज कर देंगे। देन अगर ये हमारा मैनेजर है तो हम लोग उसकी सैलरी से कितना परसेंट देंगे, 5%। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा करेंगे और वैल्यू ट्रू, अगर ये सत्य होता है तो हम लोग इस फिक्स्ड बेसिस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देंगे मल्टीप्लाई बाई, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5%। ठीक है जी, 5% देन कॉमा। अब हमारा आता है सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पे फिर से इफ़ को यूज करेंगे, टैप करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में नेस्टेड इफ बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाए वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अन्यथा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे नेस्टेड इफ समझ में आ गया हो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज करते हैं। तो मैं जितना हो सकता है इसमें जल्दी से ही नेस्टेड इफ को खत्म करूँगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो हम लोग फिर से यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इक्वल करेंगे और डबल कोट हम लोग इस बार सुपरवाइजर लिख देंगे। ठीक है, डबल कोट को क्लोज कर देंगे, देन कॉमा करेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड बेसिस को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 3% हम लोग कर लेंगे। बाकी अन्य लोगों की जो सैलरी रहेगी उसमें हम लोगों का यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2% रहेगा, देन इंटर कर देंगे और इंटर कर देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था इसलिए वो यस मांग रहा था ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया था। इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। इतनी हमारी मंथली HRA आ रही है। ठीक है जी, तो आपको इतना क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से करा। तो टीए क्या करेंगे, टीए सभी को हम लोग 5% दे देंगे, 5% नहीं ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 3% सभी को टीए दे देंगे। तो इक्वल करेंगे, ये जो हमारी सैलरी है उसको मैं सिलेक्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाई और 3%। ठीक है जी, इंटर कर देंगे। 900 आ रहा है और हम लोग इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे। सभी को यहाँ पे हमें उसके सैलरी के हिसाब से 3% का यहाँ पे और टीए मिल गया। देन डीए होता है, तो डीए ड्रेवनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है। तो ये महंगाई भत्ता आपकी बेसिक सैलरी से होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, महंगाई भत्ता आपके बेसिक सैलरी से होगा। बाकी जो टीए HRA जो है वो आपका फिक्स्ड बेसिस से होगा। ठीक है, तो इस पर आएंगे, इक्वल करेंगे। इसे मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं 2%। आप लोगों को वहाँ पे कंपनी बताया जाएगा कि आपको वहाँ पे इसको कितना देना है, तो ज़्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे सब अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप वहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये आपको टीए इतना देना है, HRA इतना देना है, डीए इतना देना है। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मैं केवल यही बता रहा हूँ। अगर आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करना होगा
और किन किन बातों का ध्यान रखना हो केवल मैं आपको वही बता रहा हूँ। डीए के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी से ही उसको काटेंगे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2% कर लेते हैं, 2% नहीं 4% कर लेते हैं, 4%, ठीक है। एंटर कर लेंगे तो इसको हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे महंगाई भत्ता यानी कि ड्यूरेंस अलाउंस आ जाएगा। अब ग्रॉस सैलरी में कुछ करना नहीं है, देन हम लोग यहाँ पे सम करेंगे, ठीक है, टैप कर देंगे और यहाँ से बेसिक सैलरी से इन सबों को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का यहाँ पे हमारा ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे एचआरए निकालते हैं, कैसे टीए निकालते हैं, कैसे डीए निकालते हैं। देखिए एचआरए जो होता है ये आपका यहाँ पे नेस्टेड डीव का मैंने यूज करा है। कई बार क्या होता है कि आप कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे कर दिया जाएगा सभी का आपको 2% या फिर 5% आपको एचआरए देना है। तो आपको वहाँ पे मैनुअली जो मैंने आपके टीए में करा है सेम आपको वही करना है, फिक्स बेसिस पे आपको सभी का उतना परसेंट का निकाल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ को यूज करके बताया। मान लीजिए आपका टीए में भी कई बार हो जाता है कि आपको नहीं, आपको सुपरवाइजर कितना देना है, अब मैनेजर कितना देना है, पीओन को इतना देना है, तो आप वहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। टीए में भी डीए में भी वही हो सकता है, अगर होगा तो आप वहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, अन्यथा आप मैनुअली दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ये भी है कि आपको वहाँ पे केवल 200 का देना है तो 200 का दे दीजिए, जो वहाँ पे कंपनी में बोला जाएगा वो आपको करना होगा, ठीक है जी। तो ग्रॉस सैलरी मतलब सभी का जो आपको एचआरए टीए डीए ये सभी जो भत्ता होता है सभी को ऐड कर देंगे, जो आपकी सैलरी है वो आपको इतना मिलेगी। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इतना बताया जाएगा कि आपको 40,000 50,000 इतनी सैलरी दी जाएगी, जिसमें से आपको टीए एचआरए डीए सब उसमें रहेगा जो उस कंपनी में दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमारा आता है पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। देखिए प्रोविडेंट फंड जो होता है वो गवर्नमेंट के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है कि आपका कितना सैलरी से कटेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपको 15,000 से अगर ऊपर सैलरी है तो आपको यहाँ पे 1,800 रुपये पीएफ कटेगा, ठीक है। और उससे जो नीचे है 15,000 से जो नीचे है उसकी सैलरी उसमें आपको 12% का प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ कटेगा। तो ठीक है, इतना आपको दिया गया है। तो ये भी समय समय पे चेंज होता रहता है। तो आपका इस समय क्या है, करंट सिचुएशन में कितना पीएफ कट रहा है, ये आप गूगल से देख के अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो पीएफ आप कैलकुलेट करेंगे वो आपका फिक्स्ड बेसिस पे ही कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप पीएफ देंगे तो आपका जो पीएफ मान लीजिए 1,800 रुपये कट रहा है, पीएफ 1,800 रुपये जाए तो ये गवर्नमेंट के खाते में जाता है। और गवर्नमेंट क्या करती है कि जब आपका 1,800 रुपये एक महीने कटा तो वो 1,800 रुपये स्वयं ऐड कर देती है, यानी कि 18,36 3,600 रुपये आपका उसके खाते में यानी प्रोविडेंट फंड में हो गया, ठीक है। अब आप इसको चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने बाद ही निकाल सकते हैं। ये क्या होता है कि भविष्य में आपको कभी भी इसकी ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही एक और भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी आपका पैसा कटता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं गूगल से कितना होता है क्या होता है। लेकिन फिलहाल के मैं आपको पीएफ बता रहा हूँ, तो पीएफ कैसे निकाला था तो ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कैलकुलेशन के यहाँ, तो कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ इक्वल करेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो टैप कर देंगे। हमारा फिक्स्ड बेसिस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे 1,800 रुपये, देन कॉमा कर देंगे। और मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करूँगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 2 है, ठीक है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे इफ यूज करेंगे, टैप करेंगे, लॉजिक टेस्ट में फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब इस बार क्या है, ये हमारा का 15,000 से कम है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इस पर 12% का पीएफ देंगे। तो हम लोग इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12%, देन इंटर कर देंगे। इंटर कर देंगे तो हमारा ये आ गया। और हम इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए जिसकी भी सैलरी यहाँ पे 15,000 से ऊपर है उसको यहाँ पे 1,800 रुपये पीएफ देना पड़ेगा, लेकिन जिसकी सैलरी यहाँ पे 15,000 से नीचे है उसको यहाँ पे उसके सैलरी के 12% का देना पड़ेगा। तो इतना गवर्नमेंट निर्धारित करा है। आप जो भी आपके अगर फिलहाल के लिए कैलकुलेशन के लिए आप कुछ भी यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं जो आपका मन हो, लेकिन जब आप कंपनी में जाएंगे काम करने तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कितना पीएफ कट रहा है, ठीक है जी। अब आपको नेट सैलरी यानी इन हैंड कैश कि अब आपको कितना सैलरी दिया जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन माइनस प्रेस करेंगे और यहाँ पे पीएफ इंटर कर देंगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। देन मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो आपको पीएफ कट रहा है वो आप 6 महीने के बाद निकाल सकते हैं, दूना हो जाएगा। 1,800 कटा, गवर्नमेंट आपको 1,800 उसमें ऐड कर देगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है कि आपको किस तरीके से सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं और सैलरी शीट तैयार करते हो तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अटेंडेंस शीट तैयार करते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।